गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। रोहित कुमार, अजय, केडी यादव, सोनाक्षी, राहुल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आयुष, अजय, कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए साहब, तो लास्ट क्लास में हमने रैंकिंग चैप्टर को कंप्लीट किया है और आज नया दिन, नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ होगी। और आज के टॉपिक का जो नाम है मेरे भाई, वो है मशीन इनपुट, है ना। ये जो मशीन इनपुट है ना नाम, ये बेसिकली मशीन इनपुट बेटा, ये बेसिकली जो मशीन इनपुट नाम है, ये कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस फॉर्म है। ये किसकी एडवांस फॉर्म है? ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की एडवांस फॉर्म है, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की एडवांस फॉर्म है मशीन इनपुट। हाँ जी, ये है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की एडवांस फॉर्म। इसको हिंदी में मशीन इनपुट ही कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इस टॉपिक का नाम हिंदी में मशीन इनपुट। हिंदी में इस टॉपिक का नाम बेटा मशीन इनपुट ही है। मशीन इनपुट को मशीन इनपुट ही कहते हैं, समझ रहे हो? जी हाँ। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर खत्म हो गया बस। जो लास्ट सेशन था फ्राइडे को, वो लास्ट क्लास थी मशीन इनपुट की, वो रैंकिंग टॉपिक की। इसमें ना बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग ही होती है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग होती कैसे है कि एक इनपुट होता है। क्या होता है? एक इनपुट होता है, एक होता है इनपुट, और उस इनपुट को ना रीअरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? रीअरेंज किया जाता है। बट जो रीअरेंजमेंट होती है ना, वो इंडिविजुअल स्टेप्स में होती है। जैसे कि मैं एक इनपुट यहां पे लिख देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक इनपुट लिख दिया 30 20 10, 30 20 10 40, ठीक है। अब इस इनपुट को रीअरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? रीअरेंजमेंट होती है। यहां पर मशीन इनपुट के अंदर क्या होती है? अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट। और जो अरेंजमेंट होती है ना, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी लॉजिक से होती है। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन जो अरेंजमेंट होती है वो इंडिविजुअल स्टेप में होती है। जैसे एग्जाम में ना कुछ स्टेप दिए होते हैं, स्टेप बोले तो चरण दिए होते हैं, चरण। जैसे कि यहाँ पे पहला चरण दिया हुआ है 10 30 20 40, जो कि इसी इनपुट से पहला स्टेप बना है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा चरण आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा चरण आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 20 30 40, ठीक है। और लिखा हुआ है स्टेप सेकंड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप सेकंड इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है चरण 2 आखिरी चरण है, चरण 2 आखिरी चरण है। तो बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ये चेक करना है कि ये जो इनपुट है ये किस मेथड से रीअरेंज हुआ है। यहां पर कौन सा लॉजिक हम लगा रहे हैं। जिन जिन बच्चों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, उन सारे भी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों हजारों बच्चों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है करियरविल प्लेटफॉर्म से। और उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्यार उन बच्चों को जो एसएससी जीडी में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये एक इनपुट है। इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया गया। आपका काम है कि ये जो अरेंजमेंट हो रही है, इस अरेंजमेंट के पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ना लॉजिक समझ आ रहा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। सर यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? सबसे छोटे नंबर को सबसे आगे पहुंचाया, फिर उससे बड़े नंबर को उसके पीछे पहुंचाया, फिर 30 40 अपनी जगह है, और लिखा हुआ है स्टेप सेकंड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप सेकंड इज द लास्ट स्टेप। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, स्टेप सेकंड इज द लास्ट स्टेप। 10 20 30 40, ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज हुए हैं। ये नंबर कैसे रीअरेंज हुए हैं? ये नंबर ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज हुए हैं, 10 20 30 40। तो यहां पर एग्जैक्टली होगा क्या? हर बार छोटे नंबर को सबसे आगे पहुंचाना और नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। तो इसी तरीके से एग्जाम में एक इनपुट दिया होगा और उस इनपुट को हमें रीअरेंज करना होगा, रीअरेंज करना होगा।
हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना होगा, फिर इसके हिसाब से हमें एक और इनपुट होगा, इसके बाद हमारे पास एक और इनपुट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो वो इनपुट है 35, 25, 15, 10, 45, ये हमारे पास इनपुट है। अब आप इस इनपुट को इसी मेथड से रीअरेंज करो और ये बताओ कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे, जल्दी से बताओ। इसी इनपुट को अगर मैं इसी मेथड से रीअरेंज करता हूं तो कुल कितने चरण बनेंगे, क्या कोई बच्चा बता सकता है टोटल कितने स्टेप बनेंगे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जल्दी से बताओ कुल कितने स्टेप बनेंगे फटाफट से। जी साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले बेटा आप पहला स्टेप बनाओ। सबसे पहले आप पहला स्टेप बनाओ। पहला स्टेप कैसे बनेगा, स्टेप फर्स्ट कैसे बनेगा ये बताओ। सर पहला चरण बनाने के लिए मुझे सबसे छोटा नंबर सबसे आगे रखना पड़ेगा 10। मैंने 10 नंबर सबसे आगे रख दिया, बाकी के सारे नंबर अपनी जगह है 35, 25, 15, 40। सर आपको कैसे पता था कि सबसे छोटा नंबर ही सबसे आगे रखना है? क्योंकि एग्जाम में जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई थी, एग्जाम में जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई थी उसके हिसाब से मुझे पता चला कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आगे रखना है। उसके बाद हमें फिर से सबसे छोटा नंबर उठाना है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 15। हमें फिर से सबसे छोटा नंबर उठाना है, फिर मैंने 15 को आगे रख दिया, तो 35, 25, 45। लेकिन अरेंजमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई। क्या सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए? सर नहीं सर, सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए। इसका मतलब मुझे तीसरा चरण भी बनाना पड़ेगा। अब जो मेरे पास नंबर बचे हैं, इन बचे हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है 25, तो मुझे 25 यहाँ पे रखना पड़ेगा। 25 के पीछे 35 और 45। क्या ये सारे नंबर बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए? यस सर, ये सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। 35 और 45 बेटा अपनी जगह खुद ही मौजूद है। ये दोनों के दोनों ऑटोफिल हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? ऑटोफिल। मशीन ने इन पर कुछ काम नहीं किया। दीज आर ऑटोफिल, ये खुद ही फिल हो गए। यानी कि बिना किसी इंडिविजुअल स्टेप के ये दोनों नंबर अपनी जगह पे खुद ही मौजूद है। तो बेटा कुल कितने चरण बनेंगे? अगर एग्जाम में पूछा जाए टोटल स्टेप कितने बनेंगे, तो टोटल कितने स्टेप बने? टोटल स्टेप्स बने हैं बेटा 3। टोटल कितने स्टेप बनेंगे? टोटल 3 स्टेप बनेंगे। टोटल कितने चरण बनेंगे? टोटल 3 चरण बनेंगे। अब हमारे एग्जाम में हमसे कुल चरण भी पूछ सकता है।
या फिर एग्जाम में, हेलो भाई हेलो, या फिर एग्जाम में ये जो इंडिविजुअल स्टेप बने ना, इस इंडिविजुअल स्टेप से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। क्या सर हमेशा एग्जाम में मशीन इनपुट में जो इनपुट आएगा वो यही वाला इनपुट होगा जिसमें नंबर्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है? नहीं, हमारे एग्जाम में जो इनपुट आएगा जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे, नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाया जा सकता है। क्या सर ये जरूरी है हर बार छोटे नंबर को ही आगे उठाना है? नहीं, हो सकता है आप बड़े नंबर को उठाएं। क्या ये जरूरी है कि ये अरेंजमेंट लेफ्ट पर ही होगी? नहीं सर, ये अरेंजमेंट राइट हैंड साइड पर भी हो सकती है, हम नंबर्स को राइट हैंड साइड पर भी पहुंचा सकते हैं। देखो मशीन इनपुट के जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, है ना, एक बार हमारे यूपीएसआई के एग्जाम्स में भी पूछे गए थे, है ना, एक बार यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन मशीन इनपुट का, और बैंक में तो आता ही है, यूपी पुलिस के एग्जाम में आया है। ठीक है, कहने का मतलब है यूपी के एग्जाम्स में आ सकता है। बाकी अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी के एग्जाम में मशीन इनपुट का आज तक कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया। ठीक है जी हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग की ही एडवांस फॉर्म है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस फॉर्म है बेटा। समझेंगे हम यहाँ से, ये जो हमें जानकारी दी गई है इसके हिसाब से समझेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि हमारे एग्जाम में जो इनपुट्स होते हैं वो इनपुट्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, हमारे एग्जाम में इनपुट कितने टाइप्स के होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो इनपुट है वो हमेशा नंबर्स की फॉर्म में ही हो, जरूरी नहीं है कि इनपुट्स हमेशा नंबर्स की फॉर्म में ही हो, लाइक दैट। ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं है कि इनपुट हमेशा नंबर्स की फॉर्म में ही हो। हमारे एग्जाम में इनपुट अल्फाबेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, हमारे एग्जाम में जो इनपुट है वो अल्फाबेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, अल्फाबेट की फॉर्म में भी इनपुट हो सकता है। सर हमारे एग्जाम में जो इनपुट हो सकता है वो वर्ड और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वर्ड और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि, हाँ जी, हमारे एग्जाम में जो इनपुट होगा वो वर्ड और नंबर दोनों की, है ना, वर्ड और नंबर दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, वर्ड और नंबर दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, हमारे एग्जाम में इनपुट ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, कोई भी इनपुट हमारे एग्जाम में आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी इनपुट हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हमारे एग्जाम में इनपुट सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सिर्फ वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स रीअरेंजमेंट होते हैं बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक लगता है, या फिर वर्ड्स और नंबर दोनों की फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ डिफरेंट टाइप के इनपुट भी हमारे एग्जाम में आजकल बनने लगे हैं, जैसे लाइक दैट, इस तरीके से इनपुट भी हमारे एग्जाम में बनने लगे हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये भी इनपुट, कुछ ऐसे इनपुट हमारे एग्जाम में बनने लगे हैं, इनके अंदर कुछ कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इनके अंदर नंबर्स क्या क्या है। ऐसा भी इनपुट हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है हमें। और एग्जाम में एक और इनपुट बनता है लेटेस्ट, वो इनपुट बनता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, इस तरीके से। इस तरीके से इनपुट एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से इनपुट हमारे एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, लाइक दैट। ये दो स्पेशल इनपुट भी हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नंबर अरेंजमेंट भी हो सकती है, वर्ड अरेंजमेंट भी हो सकती है, या फिर नंबर और वर्ड दोनों की मिक्स अरेंजमेंट भी हो सकती है, या फिर ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में, मतलब ये वाली बॉक्स अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो सकती है।
हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है इनपुट की, इनमें से कोई भी इनपुट हमारे एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, जो इनपुट है ना, इनपुट है ना, जो इनपुट है ना, इनपुट की रीअरेंजमेंट होती है, वो रीअरेंजमेंट हमें समझनी है कि किस लॉजिक से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, किस लॉजिक से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। बस कोडिंग डिकोडिंग की ही एडवांस फॉर्म है बेटा, ये कोडिंग डिकोडिंग की ही एडवांस फॉर्म है ना, समझ रहे हो, ये कोडिंग डिकोडिंग की ही क्या है, कोडिंग डिकोडिंग की ही एडवांस फॉर्म है, कोडिंग डिकोडिंग की ही एडवांस फॉर्म है। तो हमारा काम है एग्जाम में लॉजिक आइडेंटिफाई करना। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करो बेटा। एक इनपुट दिया हुआ हमारे एग्जाम में, एक इनपुट दिया हुआ हमारे एग्जाम में 18, 10, 13, 12, 19, 18, 10, 13, 12, 19, ये एक इनपुट दिया हुआ है हमारे एग्जाम में, समझ रहे हो। और पहला जो चरण दिया हुआ है बना के, वो दिया हुआ है 10, 18, 13, 12, 19। दूसरा जो चरण दिया हुआ है वो बना के दिया हुआ है 10, 12, 18, 13, 19। तीसरा जो चरण बना के दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, 12, 13, 18, 19। ये तीन चरण बना के दिए हुए हैं। एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, है ना। तीसरा चरण आखिरी चरण है, तीसरा चरण आखिरी चरण है। अब एक और इनपुट हमारे एग्जाम में दिया हुआ है, एक अलग से इनपुट दिया हुआ है। वो इनपुट दिया हुआ है 39, 37, 35, ठीक है, 38, 40 और 36। ये एक अलग से इनपुट दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है, इस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण बनेंगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण बनेंगे। जब मैं इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करूंगा तो कुल कितने चरण बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में, हिंदी में लिख लो बेटा, हिंदी में लिखा होगा दूसरे चरण में बाएं से तीसरी संख्या कौन सी है। दूसरे चरण में बाएं से तीसरी संख्या कौन सी है। दूसरे चरण में बाएं से तीसरी संख्या कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम राइट एंड इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथी संख्या कौन सी है। तीसरे चरण में दाएं से चौथी संख्या। अब आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे, अब आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे जब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लो। तो आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इनपुट है हमारा 39, 37, 35, 38, 40, 36, इस इनपुट को मैं इंडिविजुअल स्टेप्स में कैसे रीअरेंज करूं। हाँ जी, इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में कैसे रीअरेंज करूं, ये चीज समझने के लिए आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा। ये लॉजिक कैसे समझोगे, पहले आप ये चेक करो कि इनपुट से पहला चरण कैसे बना, इनपुट और पहले चरण में क्या अंतर है, फिर पहले से दूसरा चरण कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, और तीसरा आखिरी स्टेप क्यों है, तीसरा आखिरी स्टेप क्यों है। पहले तो आप इस लॉजिक को समझो। जब आप इस लॉजिक को समझ लोगे तब आप यही लॉजिक बेटा यहाँ पे अप्लाई कर देना। जब आप इस लॉजिक को समझ लोगे तो यही लॉजिक वहां पर अप्लाई कर दो। चलिए साहब।
बीपीएससी का मतलब क्या होता है यार? बिहार की पीएससी है बेटा, पीएससी एग्जाम होता है ना हर स्टेट के, यूपी पीएससी, बीपीएससी। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास पीएनजी अपलोड करा दीजिए। बेटा कौन सी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास पीएनजी है, कौन से नंबर की? हम्म, किस क्लास की है? चलिए साहब, तो बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना? हाँ जी। तो मेरे भाई लॉजिक यहाँ पर क्या है सर? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आगे रखा, बाकी 18, 13, 12, 19 एज इट इज, मतलब किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं। सबसे पहले 10 को आगे रखा, फिर इन्होंने बेटा 12 को आगे रखा, फिर सब एज इट इज। फिर इन्होंने 13 को रखा, फिर सब एज इट इज। 18, 19 दोनों ऑटो फिल हो गए। तो हमें हर बार सबसे छोटा नंबर सबसे आगे पहुंचाना है। सबसे छोटा नंबर क्या है इन दोनों, इन सब में? 35। तो हमने 35 को सबसे आगे रख दिया, और बाकी 39, 39, 37, 38, 40, 36 एज इट इज। समझ रहे हो? फिर हम क्या करेंगे, 35 को तो हम पहुंचा ही चुके हैं, फिर हम 36 को रख देंगे। 35 के पीछे 36 को रख दिया, फिर सब एज इट इज। 39, 37, 38, 40। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 36 के पीछे 37 को रख देंगे। 35, 36, 37, 35, 36, 37। फिर हमारे 39, 38, 40 एज इट इज। अभी अरेंजमेंट खत्म नहीं हुई, 37 के पीछे हम 38 को रख देंगे। 35, 36, 37, 38 को रख दिया, ठीक है। फिर उसके पीछे 39, 40 एज इट इज। और लास्ट में 39, 40 क्या हो गए? लास्ट में 39, 40 हो गए ऑटोफिल। ये 39 और 40 ऑटोफिल हो गए। स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। स्टेप फोर्थ इज द स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। चौथा चरण आखिरी चरण है। चौथा चरण आखिरी चरण हो गया। चलिए साहब, अब हमसे कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर जानकारी चाहिए? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड? टोटल बेटा 4 चरण बनेंगे। कुल कितने चरण बनेंगे? 4 चरण बनेंगे। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा 39, है ना। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। पहले दाएं से चौथा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 37। 37 इज द राइट आंसर।
अब आप मुझे बताओ, क्या किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई तकलीफ, क्या किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत? हाँ, नहीं सर। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए, सिर्फ पहले हमें लॉजिक समझना पड़ेगा, उस लॉजिक को समझने के बाद ही हम आंसर दे सकते हैं। चलिए साहब, तो इस बार जो हमें इनपुट दिया हुआ है, इस बार जो हमें इनपुट दिया हुआ है वो कुछ ऐसे है। इस बार जो हमें इनपुट दिया है वो कुछ ऐसे है: 40, 30, 10, 60, 20, 80, 50 और 75। ठीक है, ये इनपुट है। तो पहला जो स्टेप है बाबू, पहला स्टेप ये है 10। पहला स्टेप है 10, 10, 10, 10, 10, 40, 30, 60, 20, 80, 50, 75। दूसरा जो चरण दिया हुआ है वो है 10, 80, 40, 30, 60, 20, 50, 75। तीसरा जो चरण दिया हुआ है वो है 10, 80, 20, 40, 30, 60, 50, 75। चौथा जो चरण दिया हुआ है वो है 10, 80, 20, 75, 40, 30, 60, 50। ठीक है। पांचवा जो चरण दिया हुआ है वो है 10, 80, 20, 75, 30, 40, 60, 50। छठा जो चरण दिया हुआ है वो है 10, 80, 20, 75, 30, 60, 40, 50। And step 6 is the last step. Step 6 is the last step. ये आखिरी चरण है बाबू, ये आखिरी चरण है, ये आखिरी चरण है। ये आखिरी चरण था। ठीक है, अब आप इस लॉजिक को समझो कि किस लॉजिक से ये रीअरेंजमेंट हो रही है। यहाँ पे चल के आ रहा है कि किस लॉजिक से हमने ये रीअरेंजमेंट करी है, और उस लॉजिक को जब आप आइडेंटिफाई कर लो तो एक अलग से इनपुट और दिया जाएगा तुम्हें, एक अलग से इनपुट और दिया जाएगा। एक अलग से इनपुट दिया गया है तुम्हें 50, 40, 50, 40, 20, 70, 30, 90। ठीक है। 60। चलिए साहब, इस इनपुट को रीअरेंज करो फटाफट से इसी मेथड से, और ये बताओ, जब आप इस इनपुट को रीअरेंज कर लोगे तो ये बताओ, इस इनपुट को रीअरेंज करने के बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये बताओ कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सिक्स स्टेप। चलिए, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, है ना। हाँ जी। त्रिनुम
तरनुम 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 क्या हो गया भैया? किसी भी क्लास की पीएनजी नहीं है? किसी भी नंबर की पीएनजी नहीं है? क्यों भैया किसी भी क्लास की पीएनजी क्यों नहीं है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? ऐसे कैसे नहीं है किसी भी क्लास की पीएनजी? हाँ सर, मैं सीजीएल में हूँ, फर्स्ट ईयर में। टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करूँ, कुछ एडवाइस दे दीजिए प्लीज। भैया एडवाइस, एडवाइस तो भैया हमारी तरफ से पूरी है आपको। आप अपना टाइम मैनेज खुद करो बेटा, पहले आप ना सिलेबस कंप्लीट करो और रिवीजन करते रहो, सिलेबस कंप्लीट करते रहो। फिर एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, रिवीजन के साथ, फिर उसके बाद तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। अभी तुम्हारे पास टाइम कम है ना, तो तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट तुम बाद में करना। अभी फिलहाल तुम सिर्फ क्लास के क्वेश्चन और रिवीजन करते रहो बस, इसके अलावा कुछ मत करो। क्योंकि अभी तुम्हारे पास 3 साल है, तो 3 साल में पहले तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर बाद में तुम वो कर लेना प्रैक्टिस।
यस, कंप्लीट बेटा। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पीएनजी पता चल गई आपको कहां पर है। वो पीएनजी, वो कुछ पीएनजी है, देखो अभी जो क्लास पीएनजी है वो नोट सेक्शन में अपलोडेड है, लेकिन कुछ जो क्लास पीएनजी है वो नोट्स में पीएनजी पे जाके क्लिक करना पड़ता है, तब दिखाई देती है। चलिए साहब, पहले तो लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है। सर इस क्वेश्चन में लॉजिक है, अगर मैं इनपुट से पहला स्टेप बनाऊं तो सबसे छोटा नंबर सबसे आगे है, बाकी सब एज इट इज है। फिर पहले स्टेप से दूसरे स्टेप बनाने में पता है क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो छोटा नंबर लिया था, फिर ले लिया इन्होंने सबसे बड़ा नंबर, फिर लिया इन्होंने सबसे छोटा नंबर, फिर लिया इन्होंने सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है बचे हुए नंबर में 75। तो ये कर रहा है पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा लिया इन्होंने, फिर सबसे बड़ा लिया, और फिर छोटा और बड़ा ये दोनों ऑटो फिल हो गए। तो यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। इस बार हर बार की पहले तो क्या था कि पहले हम क्या करते थे, हर बार सबसे छोटा नंबर उठाओ आगे पहुंचाओ, सबसे छोटा नंबर उठाओ आगे पहुंचाओ। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, पहले सबसे छोटा नंबर उठाओ, सबसे आगे पहुंचा दो, और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज 50, 40, 70, 30, 90, 60, बाकी सब एज इट इज। समझ रहे हो। दूसरा स्टेप बनाने में क्या करना है सर, दूसरे चरण बनाने में इन्होंने सबसे छोटा नंबर सबसे आगे पहुंचाया, अब सबसे बड़ा नंबर उठा लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है 90, सबसे बड़ा नंबर क्या है 90, बाकी सब एज इट इज 50, 40, 70, 30, 60। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, है ना, पहले सबसे छोटा नंबर उठाया, फिर सबसे बड़ा नंबर उठा लिया। अब फिर सबसे छोटा नंबर उठाना है, सबसे छोटा नंबर क्या है 30, 30 को उठा लिया रख दिया यहाँ पर, और फिर 50, 40, 70, 60। ठीक है। फिर चौथे चरण में क्या करेंगे, चौथे चरण में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। अब सबसे बड़ा क्या है 70, 70 को उठा लिया, बाकी सब नंबर एज इट इज 50, 40, 60। फिर पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, पांचवें स्टेप में पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, अब फिर छोटा नंबर 40, और फिर 50 और 60। ठीक है। फिर छठे स्टेप में क्या करेंगे लोग, छठे स्टेप में, छठे स्टेप में क्या करेंगे, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। अब बड़ा बेटा 60 को उठाएंगे, और लास्ट में जो 50 है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ऑटोफिल। लास्ट में 50 हो जाएगा ऑटोफिल। तो बेटा कुल कितने चरण बनेंगे, कुल 6 चरण बनेंगे। कितने चरण बनेंगे, 6 बनेंगे। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, पांचवें स्टेप में दाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, दाएं से पांचवा क्या होगा, दाएं से पांचवा हो जाएगा 30, दाएं से पांचवा 30। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सिक्स स्टेप, छठे चरण में बाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से चौथा क्या हो जाएगा 70, बाएं से चौथा क्या हो जाएगा 70, है ना। बेटा रेलवे में देखो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई में आया है और बैंक में, इसके अलावा किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में रेलवे में भी ना आए, है ना, या बाकी के एग्जाम्स में ना आए। इसलिए एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। देखो भले ही आप इन क्वेश्चंस की ना अलग से प्रैक्टिस मत करना, आप इस लेक्चर का दोबारा रिवीजन भी मत करना, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जरूरी नहीं है ना आपके एग्जाम में आए। आप भले ही इन फ्यूचर का भी रिवीजन मत करना, इन फ्यूचर का भी प्रैक्टिस मत करना इस चैप्टर की, लेकिन एटलीस्ट लाइव क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ लो, ताकि मान लो इन फ्यूचर आप कोई एग्जाम दो और उसमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो वहां पर आप एकदम पैनिक ना हो, एकदम नर्वस ना हो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ जी। तो आपको हर हर चैप्टर के बारे में तक आइडिया होना चाहिए कि रीजनिंग में कोई भी चैप्टर कैसे सॉल्व होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे तो पेपर में कभी समझ नहीं पाओगे, आप एकदम शॉक्ड रह जाओगे ये हुआ क्या, है ना। हम्म। ये इनपुट है, ये इनपुट बेटा वर्ड की फॉर्म में है।
ये इनपुट हमारा वर्ड की फॉर्म में है। यहाँ पे नंबर्स का यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड का यूज किया जा रहा है। पहला जो स्टेप बनाया है इन्होंने, पहला स्टेप वो बनाया है एंड क्लोज क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय, ये पहला स्टेप बनाया है। अच्छा, दूसरा जो स्टेप बनाया है इन्होंने वो बनाया है एंड आर क्लोज क्लीन लाइक्ड बाय बॉय। ठीक है। तीसरा जो स्टेप बनाया है इन्होंने वो बनाया है एंड आर बॉय क्लोज क्लीन लाइक्ड बाय। चौथा जो स्टेप बनाया है इन्होंने वो बनाया है एंड आर बॉय बाय क्लोज क्लीन लाइट। समझ रहे हो, ये 4 स्टेप बनाए हैं इन्होंने। कितने स्टेप बनाए? ये 4 स्टेप बनाए हैं। लेकिन एक और स्टेप यहाँ पे बनाया गया है एंड आर बॉय बाय क्लीन क्लोज लाइट, है ना। एंड यहाँ पे लिखा गया है स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप। स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप। पांचवा चरण आखिरी चरण है। पांचवा चरण क्या है? पांचवा चरण आखिरी चरण है। ये लिखा गया है पांचवा चरण आखिरी चरण है। स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। पांचवा चरण आखिरी चरण है। अब एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है। ठीक है। पेन एंड पेंसिल्स आर सेंड बाय बॉय। इस इनपुट को रीअरेंज करो और इस इनपुट को रीअरेंज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल कितने स्टेप बनेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 6 फ्रॉम लेफ्ट इन 6 स्टेप। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से। वीओडी से पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वीओडी से क्या दिक्कत है आपको? कोई परेशानी नहीं है वीओडी से पढ़ने में। तसल्ली से पढ़ो, मजे से पढ़ो वीओडी से। चलो बेटा, इस इनपुट को रीअरेंज करो इंडिविजुअल स्टेप्स में। जल्दी से रीअरेंज करो, लॉजिक समझो खुद ही।
फटाफट से। हाँ जी, बन गए बेटा। अच्छा, आज जो तुम इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, पता है कैसे दे रहे हो? आज तुम इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, आज तुम इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो इंडिविजुअल स्टेप बना के, लेकिन कल बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए दोगे। कल इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए तुम्हें स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कल बिना स्टेप बनाए आंसर दोगे। बेटा लॉजिक क्या है? सर ये जो वर्ड्स है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुए हैं डिक्शनरी पैटर्न के हिसाब से। पहले सर सबसे छोटा वर्ड ए से शुरू हो रहा है, फिर ए,
एन के बाद आर आएगा, फिर बी बी, ओ के बाद वाई आएगा, फिर सी सी, एल के बाद एल, ई के बाद ओ आएगा, फिर एल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये रीअरेंजमेंट हो रही है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंजमेंट हो रही है, तो बेटा मैं पेन को क्या लिख सकता हूं, मैं इनपुट में पेन को पी लिख सकता हूं, एंड को ए, पेंसिल को पी, आर को ए, सेंड को एस, बाय और बॉय। लेकिन अब मेरे साथ दिक्कत हो गई, सर मेरे पास दो पी आ गई। अब कौन सा पी पेन के लिए है, कौन सा पेंसिल के लिए, मुझे पता कैसे चलेगा? तो तुम ये बताओ पेन और पेंसिल में छोटा क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले पेन आएगा, बाद में पेंसिल। तो पहले पेन आएगा तो ये P1 है, बाद में पेंसिल P2 है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले एंड आएगा, बाद में आर। तो बेटा एंड A1 है, आर A2 है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले बॉय आएगा, बाद में बाई। तो बॉय B1 है और ये B2 है। तो मैं इस अरेंजमेंट को इंडिविजुअल स्टेप में ऐसे बना सकता हूं। सबसे पहले बेटा सबसे छोटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से A1 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज P1 P2 A2 S B2 B1, है ना। ये पहला स्टेप बन गया। जब हमारा दूसरा स्टेप बनेगा तो A1 तो रखा था, A1 के पीछे मैं किसको रख दूंगा उठा के, A2 को रख दूंगा उठा के, और बाकी सब एज इट इज आ जाएगा P1 P2 S B2 B1। ठीक है। फिर जब हम तीसरा स्टेप बनाएंगे तो A1 A2 तो एज इट इज है, फिर B1 को रख देंगे हम उठा के, फिर B1 के पीछे P1 P2 S B2 आ जाएगा। और फिर जब चौथा चरण बनेगा तो A1 अरेंज हुआ, A1 के पीछे A2, B1 अरेंज हुआ, B1 के पीछे B2, और लास्ट में ये जो P1 P2 S आ गए, दीज आर ऑटोफिल। ये ऑटोफिल हो गए, मशीन को कोई काम ही नहीं करना पड़ा। तो टोटल कितने स्टेप बने? 4। कुल कितने चरण की आवश्यकता है? 4 चरण की आवश्यकता है। टोटल कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप है। फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड इन फोर्थ स्टेप, बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड इन फोर्थ स्टेप B2। B2 का मतलब क्या था? B2 का मतलब है बाय। 6 फ्रॉम लेफ्ट इन 6 स्टेप, इस क्वेश्चन का आंसर है देयर इज नो सच स्टेप। ऐसा कोई चरण नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण ही नहीं है। तो ये बेटा मशीन इनपुट की बिल्कुल बेसिक क्लास थी, एकदम बेसिक। ठीक है जी हाँ। और इस बेसिक क्लास में आपने क्या सीखा? सर इस बेसिक क्लास में हमने सीखा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमें बनाने कैसे। तो बेसिकली इस चैप्टर में अरेंजमेंट हमें चेक करनी है, अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो अरेंजमेंट का चैप्टर है, अरेंजमेंट के पीछे लॉजिक आइडेंटिफाई करो, उसी लॉजिक को दिए गए इनपुट में अप्लाई कर दो। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल मुलाकात।